हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। और पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए कुछ आपको नियम बताए थे, जिसमें पाउली का अपवर्जन नियम था, हुंड का नियम था और साथ ही हमने ऊर्जा स्तरों की बात करी थी। तो यदि आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो आप समझिए आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम जिसे हम कहते हैं ऑफ-बाउ का नियम, यह आपको और समझना पड़ेगा। तो समझते हैं ऑफ-बाउ के नियम को। ऑफ-बाउ का नियम यह कहता है कि किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और आप जानते हैं परमाणु के चारों तरफ जो कोश होते हैं उनमें उपकोश होते हैं, और उपकोशकों को हम बांटते हैं किसमें, कक्षकों में। तो जब इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरे जाते हैं तो उनके भरने का जो क्रम होता है वो यह होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपलब्ध कक्षक में जाएंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों से भरते हुए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों की तरफ बढ़ते हैं। और इसी नियम को हम कहते हैं ऑफ-बाउ का नियम। तो नियम लिख लेते हैं। इनके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षकों की तरफ होता है। तो मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों से प्रारंभ कर अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षकों की तरफ होता है। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो यहां पर एक चीज और लिख देते, न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों से प्रारंभ कर अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षकों की तरफ होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। मतलब आपको ध्यान रखना है, यदि आप इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो, आपके पास 4 से 5 या 10, 15 या 50, 100 जो भी कक्षक हैं, आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको यह देखना है उन उपलब्ध कक्षकों में सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी। तो इतनी बात आपको यदि समझ में आ गई है तो आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में आपको पूरी जानकारी हो गई। अब बात यह आती है कि आखिर आपको पता कैसे चले कि किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी और किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो तरीका मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि हमारे पास 4 क्वांटम संख्याएं थी, n, l, ml और ms। हमने कहा था n तथा l का योग आपने लगा के देखना है। यदि 2 कक्षकों के n प्लस l निकालिए, जिसका कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। और मान लो n प्लस l का योग 2 कक्षकों का समान आ गया, तो फिर मैंने आपको तरीका बताया था, उसमें n की तुलना कीजिए, जिसका n छोटा होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से करना है। फिलहाल हम ऑफ-बाउ के नियम को ध्यान में देते हुए, ऑफ-बाउ ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया था कक्षकों की ऊर्जाओं को समझने का, और हम कह सकते हैं शॉर्टकट तरीका है वो। उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने कहा हम कक्षकों को ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 4 कक्षक होते हैं हमारे पास। एक होता है S, जो कक्षक नहीं, जिनको हम कहते हैं उपकोश। 4 उपकोश होते हैं, एक S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D और चौथा होता है F। जो S हमारे पास उपकोश होता है, इसको हम कहते हैं कि यह जब n का मान 1 होता है तब से शुरू होता है, यानी कि n बराबर 1 से शुरू होता है। P n बराबर 2 से शुरू होता है। D n बराबर 3 से शुरू होता है, और F n बराबर 4 से शुरू। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका शुरुआत होती है 1s से, इसकी शुरुआत होती है 2p से, इसकी शुरुआत होती है
3D से, और इसकी शुरुआत होती है 4F से। तो इसको कहने का अर्थ है कि 2p, p का जो उपकोष होगा वो पहला उपकोष, उसके आगे 2 होगा, यानी कि वो जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो 2 से ही शुरू होगा। पहली क्वांटम संख्या जब n बराबर 1 होती है वहां पर p उपकोष नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना, p की शुरुआत ही 2 से होगी, d की शुरुआत 3 से होगी, और f के आगे सबसे पहले 4 ही आएगा, यह समझ लीजिए। तो अब यदि इतनी बात आपको समझ में आती है तो ऑफबाउ ने कक्षकों में ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, जो उसने कहा न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों से आपने भरने हैं, तो न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों को जानने के लिए एक सरल मेथड उसने बताया है, उसको यहां पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ऊर्जा स्तर कौन कौन से आगे। सबसे पहले हमने कहा 1s, फिर क्या आ जाएगा अगली उसमें, यहां n बराबर 1 है, देखिए यहां n का मान यहां पर लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे इसे। फिर ये आ जाएगा 2s, और 2s के बाद क्या होता है 2p, फिर 3s, और ये क्या आ जाएगा 3p, फिर क्या आ जाएगा ये 3p के बाद 3d, फिर ये आ जाएगा 4s, 4p, और ये आ जाएगा 4d, और यहां आ जाएगा 4f। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, और 4f, 4 के साथ f भी आएगा। फिर आएगा 5s, 5p, 5d, 5f, और f के आगे अगला उपकोष भी यदि कोई आप लेंगे तो 5 मान लेते हैं, वो हो गया g। इसी पर अगला ले लीजिए 6s, फिर क्या आ जाएगा 6p, फिर हो जाएगा 6d, फिर 6f, और 6 क्या हो जाएगा g, और अगला ले लेते हैं ये हमारा 6h भी ले लेते हैं ऊर्जा कोश, क्योंकि उपकोशों जो होते हैं वो हमारे इसी प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं s, p, d, f, लेकिन काम हमारा इन चारों से ही चल जाता है, इसलिए इन पे चर्चा करेंगे। अब देखिए इसको किस तरीके से हम पता करेंगे ऊर्जा स्तर किसका सबसे कम और किसका सबसे अधिक होगा, इसको समझते हैं। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए, ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे, इस प्रकार से, फिर यहां पर, फिर इस प्रकार से, फिर यदि आगे बनाते होते तो आगे भी हम लिख सकते थे। यहां पर आगे एक और लिख लेते हैं हम, यहां पर लिखते हैं 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, बस इतने से काम चल जाएगा। तो अब आगे का लिखें तो ये आ जाएगा, ये इस प्रकार से आएगा, ये। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, बस टेढ़े टेढ़े आपने ऐसे ऐसे करके लाइनें खींचते चले जाना है। आप चाहें तो एक क्रम से इसको लिखिए और फिर उसके बाद स्केल लेकर के ऐसे लगा सकते हैं। इतना समझ में मुझे लगता है आपको आ गया होगा। अब ऊर्जा स्तरों को बनाते समय कि किसकी ऊर्जा कम होगी किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, एक काम आपने और करना है। जब इसको बनाया तो यहां से तीर का निशान ऐसे लगाना है इधर, और ये वाला यहां से घुमा करके इसके पीछे सेट कर देना है। तो फिर यहां से चलना है ऐसे ऐसे, फिर यहां से इसको घुमाइए और ये घूम के यहां चले जाएगा, फिर तीर का निशान ऐसे ऐसे, फिर यहां से इसको घूम के ले जाना है और इसके पीछे लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस दिशा में, इस दिशा में, फिर यहां से घूम करके गया और ये इसके पीछे चले गया ऐसे ऐसे, फिर यहां से इस प्रकार से पीछे ले जाना है और इसको पीछे से जोड़ देना है। तो फिर तीर का निशान इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में, फिर यहां से घूम के ले गए और इसको पीछे इस प्रकार से जोड़ दिया, ये हमारा आ गया। और आप चाहें तो ऐसे ही आगे भी बना सकते हैं। अब तीर के निशान की दिशा में चलना है। तो अब ऊर्जा स्तर की बात हम बता रहे हैं आपको, तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऊर्जा स्तर का क्रम। क्या लिखा मैंने, ऊर्जा स्तर का कम से अधिक की ओर, अधिक की ओर क्रम, क्रम से कम से अधिक की ओर क्रम, इस बात पे ध्यान दीजिए।
अब कुछ नहीं करना है, सीधे यहां पर जब यहां से शुरुआत करनी है, ये वो जैसे सांप सीढ़ी होती है ना हमारी, बिल्कुल वैसे ही है। ये इस प्रकार से घूमते चले जाना है, बस जो जो आते जाए उसका नाम लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 1s, तो सबसे पहले हमारे पास आया 1s, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। ऊर्जा स्तर किसका आया 1s का, फिर किसका आया 2s का, क्योंकि यहां से घूम के गया यहां पर आ गया, फिर क्या आया 2s, फिर 2s के बाद यहां से देखिए लाल पीछे की ओर चले गया, यहां से आ रहा है, ये फिर क्या आया 2p, और 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, ये वाला, ये हमारा क्या है 2s के बाद 2p, और 2p के बाद 3s, तो क्या आ जाएगा 3s, और 3s के बाद ये वाला यहां से घूम करके गया लाल वाला, यहां तक आ गया, ये क्या है 3p, तो यहां पे लिख लेंगे 3p, और 3p के बाद ये आगे की ओर बढ़ा, यहां पर ये क्या आ गया 4s, तो क्या आ जाएगा 3p के बाद 4s, और 4s में फिर यहां से घूम करके गया और सबसे पीछे फिर कहां आया 3d में, तो क्या लिख लेंगे इसके बाद 3d, और 3d के बाद फिर से 4s, तो लिखेंगे 4s, और 4s के 3d के बाद 4p, सॉरी 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, तो क्या लिख लेंगे 4p के बाद 5s, और 5s के बाद फिर यहां से घूमा, ये क्या आ गया 4d, तो क्या यहां पे लिख रहे हैं 4d, और हमने कहां तक पहुंच गए थे 5s के बाद यहां पर पहुंच गए थे, ये क्या है 4d के बाद 5p, तो लिखेंगे 5p, और 5p के बाद आगे बढ़े तो 6s, तो क्या लिख लिया 6s, और 6s के बाद फिर यहां से घूमे तो क्या आ गया 4f, और ऐसे ही आपने आगे लिखते जाना। तो ये क्या है, किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उस ऊर्जा स्तर को हमने कम से अधिक की ओर भरा है, कम से अधिक की ओर भरा है। इसका अर्थ है कि 1s की ऊर्जा सबसे कम, 2s की उससे ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा, 3s की उससे ज्यादा, 4p की 3p की उससे ज्यादा, 4s की उससे ज्यादा, इस प्रकार से ये क्रम है। ये कम से लेके अधिक ऊर्जा स्तरों का है। तो इलेक्ट्रॉन भरेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, उसने देखा ये इतने सारे ऊर्जा स्तर खाली हैं, उसने देखा सबसे कम ऊर्जा किसकी है 1s की, तो वो 1s में जाकर के बैठेगा, उसके कक्षकों में बैठेगा। फिर 1s भर गया तो फिर वो देखेगा कौन सा बचा हुआ, तो देखेगा 2s खाली है तो 2s में जाएगा। फिर 2s भर गया तो फिर आएगा तो देखेगा 2p खाली है तो 2p में जाएगा। ऐसे नहीं है कि आकर के सीधे वो अपनी मर्जी से 3d में घुस जाए या 4f में घुस जाए या 2p में घुस जाए, अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। जो ऊर्जा स्तर सबसे कम होगा उस ऊर्जा स्तर के कक्षकों को इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा। तो ये क्या है, क्रम है। तो मुझे लगता है ये अफबाउ का नियम काफी आसान है, आपको सीधे क्रम से लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p। देखिए मैंने यहां पर 1s 2s लिखा लेकिन 1p नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा 1p, मैंने आपको यहां पर समझाया था क्योंकि p की शुरुआत ही दूसरे मुख्य क्वांटम संख्या से होती है जब n का मान 2 हो। ये आगे की जो संख्याएं हैं ये 1, ये मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 को प्रदर्शित करता है। ये n बराबर 2, ये 2 क्या है n बराबर 2 को, ये n बराबर 3 को प्रदर्शित कर रहा है ये 3, और ये 4 किसको प्रदर्शित कर रहा है n बराबर 4 को, और ये n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके जरूर देखिएगा यदि आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं। तो ऊर्जा स्तर आपको समझ में आ गए। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान भी आपको देना है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। हम सीधे ही लिख सकते थे 1s 2s 2p, फिर लिख सकते 3s, फिर 3p, फिर 3d, ऐसे क्रम में, लेकिन वो क्रम सही नहीं है। क्रम क्या है, सबसे पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, फिर 3s आया। ये तो क्रम सही है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s और 3s के बाद 3p। लेकिन ध्यान रखिए 3p के बाद 3d नहीं आया है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 3p के बाद क्या आ गया 4s आ गया। तो आप जो सोचते थे 1s 2s 2p फिर 3s 3p 3d, वो गलत हो जाएगा। तो 3p के बाद किसकी ऊर्जा कम है 4s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3p को भरने के बाद कहां भरेंगे, किस कक्षकों में जाएंगे, 4s के कक्षकों को भरेंगे। जब वो भर जाएंगे तब वो 3d के कक्षकों में प्रवेश करेंगे, घुसेंगे। ऐसे नहीं पहले 3d को भरेंगे तब 4s में। तो फिर 4s के बाद 3d में चले गए, फिर 3d के बाद कहां आएंगे 4p में। अब 4p के बाद फिर से देखिए
4p आ गया, लेकिन 4p के बाद 4f नहीं आया। देखिए यहां पर 4f भी है, यहां पर देखिए 4f है, तो 4p के बाद 4f नहीं आया, 4p के बाद क्या आ गया सीधे 5s। तो यहां से आपका जो क्रम है वह क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है यहां से आगे। तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी, 1s 2s 2p 3s 3p यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन इसके आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आपने लगभग, हम कहते हैं यदि यहां तक आपने कर लिया, 3D तक कर लिया, तो समझ लिए 1 से लेके 30 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आसानी से आप बना लेंगे। बस वहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, और वह बात क्या है, वह अपवाद रूप में आती है। और वह नियम हमारा कहता है कि पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं उनमें स्थायित्व अधिक होता है। क्या बोला मैंने शब्द, पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो इस बात को लिख लेते हैं हम, क्या कहा हमने, एक ये नियम है जो अपवाद रूप में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये अपवाद जहां होंगे इनके वहां आएगा, क्या आएगा, पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो ये चीज और ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर ये पूर्ण पूरित अर्धपूरित का क्या अर्थ हुआ। पूर्ण पूरित अर्धपूरित का अर्थ है कि मैं यहां पर मान लेते हैं वो बना रहा हूं, मान लेते हैं मैंने एक बनाया, एक मैंने एस का बना दिया। एस क्या है, उपकोष, और एस में केवल एक कक्षक होता है। एक मैंने बना दिया पी का, और पी क्या होता है, पी भी क्या है, एक उपकोष, और पी में कितने कक्षक होते हैं, हम कहते हैं 3। तो पी में 3 कक्षक हैं, तो उसको 3 भागों में बांट दिया मैंने। और एस में केवल एक कक्षक होता है, तो उसको केवल, उसमें केवल एक ही है, वो मैंने ऐसे कैसे रख दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, तो यदि इस पूरे के पूरे कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, यदि एक आएगा तो इसे कहेंगे अर्धपूरित, आधा भरा हुआ। और यदि मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाल दूं इस प्रकार से, तो यह कहलाएगा पूर्ण पूरित, पूरा भरा हुआ। तो कोई भी कक्षक या तो आधा भरा हुआ है या फिर पूरा भरा हुआ हो, तो वह अधिक स्थायी माना जाता है अन्य स्थितियों की तुलना में। उसकी चर्चा करेंगे डिटेल में, जो अन्य स्थितियां हैं। दूसरी बात यहां पर आ जाइए। अब यहां पर हम कहते हैं अर्धपूरित, और अर्धपूरित का अर्थ क्या हुआ, अर्धपूरित का अर्थ हुआ कि हमने कहा यहां पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहां का इलेक्ट्रॉन इसे हटा के मैं यहां भर दूं, क्योंकि यहां हुंड का नियम आ जाएगा कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ों में, युग्मों में तभी भरते हैं जब सारे के सारे कक्षकों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। यदि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो यहां पर तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह आ सकता है यहां पर, लेकिन यह कक्षक क्या है, यह है अर्धपूरित। यह क्या है, पूर्ण पूरित, और यह वाला हमारा क्या है, अर्धपूरित। और इसमें भी यदि मैं क्या कर दूं, एक एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, एक नीचे एक नीचे एक नीचे, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण पूरित कहलाएगा। तो इस नियम को आपको ध्यान रखना है अपवाद स्वरूप में कि पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, कक्षक जो होते हैं अधिक स्थायी होते हैं। स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक सिमेट्री होती है। सिमेट्री तो समझते होंगे ना, एक समानता होती है। देखिए किसी भी जगह पर यदि चीजें समान रूप से हैं तो वहां पर स्थायित्व उसके, हम कह सकते हैं, बिगड़ने के चांस कम होते हैं। आप समाज में देख लीजिए, यदि समाज में गरीब और अमीर का बहुत बड़ा भेदभाव ना हो तो समाज क्या रहेगा, बिल्कुल स्थायी रहेगा। कोई, हम कह सकते हैं, कोई वैसी घटनाएं नहीं होगी, कोई लूटपाट की घटनाएं कह लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कोई आपसी द्वेष नहीं होगा, इस तरीके की समस्या नहीं आएगी यदि क्या होगा, समानता का भाव हो जाएगा।
लेकिन जहां पर डिफरेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, जहां अंतर ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर निश्चित रूप से क्या होती है, कुछ न कुछ उथल पुथल हम कह सकते हैं, या फिर कुछ उतार चढ़ाव, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो वही बात यहां पर हो रही है कि यदि तीनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है तो तीनों संतुष्ट हैं। उसने कहा उस पे भी एक, इस पे भी एक, मेरे पे भी एक, ठीक है, तीनों खुश हैं। लेकिन एक पे एक भी ना हो और एक पे दो हो जाए तो यह बात समझ में नहीं आएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं वो खाली वाला विद्रोह कर देता कि भाई मेरे पे तो एक ही भी नहीं है और एक के पास दो दो है। तो इसीलिए वहां पर हुंड का नियम काम करता है, पहली बात। तो यहां पर बात समझ में आ गई होगी। पूर्ण पूरित और अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वह अधिक स्थायी होते हैं। तो इस नियम को भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो मुझे लगता है अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक और शॉर्टकट तरीका बताएंगे। बहुत से बच्चे, वैसे तो ये काफी आसान है कि सीधे लिखे 1s 2s 2p क्रम से लिखते जाइए और ऐसे टेढ़े करके इसमें लाइनें खींचिए और इनको ऐसे करके मिला दीजिए, तो आपको कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तरों का क्रम पता चल जाएगा। एक और तरीका है ऊर्जा स्तरों को ज्ञात करने का, थोड़ा कुछ बच्चों को वो आसान लगता है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको वो समझाएंगे। अभी हमने आवभाव के नियम को समझा और साथ ही देखा कि आवभाव ने किस प्रकार एक मैट्रिक्स के थ्रू, एक चित्र के थ्रू हमें यह बताया कि कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर का क्रम को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पर काफी सारे बच्चों को इसको बनाने में काफी कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर एक और शॉर्टकट तरीका प्रचलित है जिसको कि हम एक राइम्स के रूप में देख सकते हैं। तो क्या तरीका है, इसे समझ ली। यही हमारा तरीका है कि सबसे पहले हम एक राइम्स लिखते हैं जिसमें एक वर्ड को दो बार रिपीट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है SCHOOL, स्कूल। दूसरा वर्ड हमारा आता है PUBLIC, पब्लिक, पब्लिक। और तीसरा हमारा आता है डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस। और चौथा हमारा आता है फर्स्ट। ये हमारे चार वर्ड होते हैं। अब इनको आपको रिपीट करके लिखना है। देखिए कैसे रिपीट करके लिखना है, लिखना है स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक के बाद फिर से आएगा स्कूल। तो क्या है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा से लिखना है पब्लिक स्कूल। फिर यहां पर तीसरे क्रम में लिखना है डिफेंस पब्लिक स्कूल। तो क्या लिखना है, डिफेंस पब्लिक स्कूल। फिर दोबारा से लिखना है डिफेंस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब ये लिख लिया। अब उसके बाद लिखना है फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। और फिर दोबारा से इसे रिपीट करना है फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट, इसको स्मॉल लिख लीजिए, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। लिख लिया आपने। अब इसको किस प्रकार से हम अरेंज करेंगे ऊर्जा के पदों में, इसको देखिए। इसका तरीका क्या है, आप इनके पहले पहले लेटर्स को ध्यान दीजिए। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। इतना आ गया समझ में आपको। अब इन लेटर्स को आपने लिख लेना है। तो लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा एस एस, तो क्या लिख लिया एस, और फिर क्या लिख लिया एस। दूसरे में क्या आ गया पी, फिर एस, फिर पी, फिर एस, ये लिख लिया। तीसरी लाइन में क्या आ गया डी, फिर पी, फिर एस, फिर दोबारा से आएगा फिर डी, फिर पी, फिर एस। और चौथी लाइन में क्या आ जाएगा एफ, डी, फिर पी, फिर एस, फिर एफ, फिर डी, फिर पी, फिर एस। तो इन सब के जो मैंने रिंग करे थे उन सबको यहां लिख लिया। तो भाई राइम्स तो काफी आसान है, मुझे नहीं लगता कठिन लगेगी। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल,
डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। एक राइम्स है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और यदि ये याद होगी तो आपको ऊर्जा स्तर भी याद हो जाएंगे। देखिए जो यहां पर कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि ये एस एस हैं, इनके आगे क्रम लिखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एस की जो शुरुआत होती है, एस कहां से शुरू होता है, 1 से। एस 1 से शुरू होता है ना, तो हमने सीधे एस एस को लिखना है। पहला एस यहां आया तो लिखेंगे 1s, ये हो जाएगा 2s। फिर उसके बाद यहां पर एस आया तो 3s, यहां पर क्या हो गया 4s। फिर यहां पर चलिए ये हो गया 5s, फिर क्या आ गया 6s। फिर यहां पर देखिए ये हो गया 7s, और यहां पर क्या हो गया 8s। तो एस एस के क्रम डाल दिए। अब दूसरे नंबर पे हम डालते हैं पी के। तो पी की शुरुआत कहां से होती है, नंबर 2 से। तो पी के लिए नंबर 2 की शुरुआत हम लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, पी सबसे पहले कहां आया, यहां आया तो लिखेंगे 2p। फिर ये क्या हो जाएगा 3p। फिर यहां पर देखिए ये p, ये आ जाएगा 4p। यहां पर देखिए ये हो जाएगा 5p। फिर यहां से चले ये हो गया 6p, ये क्या हो गया 7p। तो ये हो गया आपके p के पूरे हो गए। अब तीसरा क्या आ जाएगा डी। डी की शुरुआत कहां से होती है, 3 से। इसको थोड़ा ठीक कर लें, ये नीचे होता है 4f। तो डी की शुरुआत कहां से होती है हमारी, डी की शुरुआत होती है 3 से। तो फिर 3 को हम इसी रेड से लिख लेते हैं। चलिए डी की शुरुआत है 3 से। तो सबसे पहले देखिए डी कहां आया है, इस लाइन में नहीं आया, यहां डी आया है। तो क्या लिखेंगे 3d। तो इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये हो गया 3d। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर डी आया, ये क्या हो गया 4d। फिर आगे नहीं है, ये हो गया 5d। फिर आगे चले ये हो गया 6d। ऐसे लिख लिया आपने, तो d भी क्लियर हो गया। अब फिर से हम किस में आ जाएं, f में। तो f की शुरुआत पहला लेटर कहां से आता है, 4 से शुरुआत होती है f की। 4 से पहले f नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे अब की बार 4f में लिखेंगे। सबसे पहले f देखिए कहां आया है, ये p p p यहां पर आ गया, यहां पर, तो ये आया 4f। फिर ये हो गया 5f, और बस इतना ही काफी है आपके लिए। अब देखिए ये जो मैंने क्रम लिखा है, ये मैंने जो क्रम लिखा था, ये पिछला जो हमने ऑफ बाउ का मेथड सीखा था, ये उसके अनुसार का क्रम था। अब देखते हैं क्या यही क्रम, इससे हमें यही क्रम मिलता है। तो देखिए सबसे पहले आया 1s, फिर 2s। तो 1s 2s बिल्कुल सही है, ये 1s 2s आ गया, 1s 2s आ गया। फिर उसके बाद क्रम देखिए 2p 3s, ये आ गया 2p 3s मिल गया। फिर 3p 4s, फिर लिखा 3p 4s, क्रम मिल गया। फिर क्या है 3d 4p, फिर क्या आ गया 3d 4p, यहां तक हो गया। फिर 5s 4d, फिर क्या आ गया 5s, और यहां पर क्या आ गया 4d, यहां तक हो गया। फिर 5p 6s, 5p 6s। फिर देखिए 4f 5d, तो क्या आ गया 4f 5d। तो 4f 5d तक लिखा है, इसके आगे भी यदि लिखते तो यही क्रम आता। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो अबाउ का नियम याद ही नहीं होता, काफी परेशानी होती है, ऐसे ऐसे कौन करके लिखता जाएगा, एक राइम्स याद कर लीजिए बस। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। बस ये राइम्स आपको पता होनी चाहिए। और साथ में आपको ये पता होनी चाहिए कि एस की शुरुआत 1 नंबर से होती है, यानी कि एस के क्रम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पी की शुरुआत 2 नंबर से होती है, तो जो पहला पी मिले उसके आगे लिखिए 2, फिर आगे के 3 4 5 6 7। इसी प्रकार यदि डी की बात करें तो डी की शुरुआत 3 से होती है, जो पहला डी आए उसके आगे आपको क्या लिखना है 3 लिखना है, उसके आगे क्रम लिखते जाइए 3 4 5 6 7। और एफ की शुरुआत 4 से होती है, जो इसमें पहली बार एफ जहां आए उसमें आगे क्या लिखना है आपने 4 लिखना है। तो यदि ये नियम यदि आपको आसान लगे तो इस नियम को जरूर तैयार कीजिएगा। काफी जगहों पर मैं बता रहा हूं, अभी आपको लग रहा है कि सर वो तरीका अच्छा है, वो तरीका अच्छा है, निश्चित रूप से सबसे बेसिक तरीका तो यह है आप n+l आपको पता होना चाहिए। यदि वो पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। दूसरा तरीका वो नहीं समझ में आता तो अबाउ का जो हमारी मैट्रिक्स हमने डायग्राम बनाया था वो तरीका यूज कीजिए। यदि वो भी समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं सबसे सरल तरीका यह है, ये राइम्स आप याद कर लेंगे और कभी भी इनके आगे ये एसएस गोले घुमाइए, क्योंकि जब आप याद करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको राइम्स याद हो जाएगी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिफेंस पब्लिक स्कूल डिफेंस पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको,
बाद में परेशानी होगी वरना आपको। तो जब आपको एक बार ये राइम्स अच्छे से याद हो जाएगी तो पूरे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैट्रिक्स आसानी से बन जाएगी। कैसे? आपने कहा स्कूल स्कूल तो एस एस, फिर लिखा पब्लिक स्कूल पी एस पब्लिक स्कूल पी एस, फिर लिखा डिफेंस पब्लिक स्कूल डी डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर लिखा डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर लिखा फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल तो फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर लिखा फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। यही तो मैट्रिक्स बन गई आपकी। इसके आगे क्रम से कर दीजिए, एस है तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखना है, और पी है तो 2 से शुरू करिए, आसानी से बन जाएगी। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो केवल एक मेथड है याद करने का। तो प्यारे बच्चों, यदि पसंद आए तो इसे जरूर तैयार कीजिएगा, काफी आपके लिए आसान रहेगा। कहीं पर जब आप नियम भूल जाओगे तो ये राइम्स आपको यदि जरूर याद रहेगी, और इससे आप क्या कर लेंगे, ऊर्जा स्तरों को अच्छे से पहचान लेंगे। तो यदि ऊर्जा स्तर समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करेंगे। साथ ही आपको क्या बात पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय, यह बात पता होनी चाहिए कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10। और एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14। यह बात पता होनी चाहिए, क्योंकि एस उपकोश में केवल एक कक्षक होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं तो एक में 2 भरेंगे तो 3 में कितने होंगे, 6। और डी में 5 कक्षक होते हैं तो एक में 2 भरेंगे तो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और एफ में 7 कक्षक होते हैं, इसलिए एक में 2 तो कितने हो जाएंगे, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको 1 से लेकर के कितने तक के, 30 तक के परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करवाते हैं। तो नोट कीजिए। अभी हमने यह समझा कि ऊर्जा स्तर, जिसको हमने कहा कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी परमाणु में, जो कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भरते हैं, जो मूल रूप से ऑफ-बाउ का नियम है। अब हमें यह समझना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा। यदि मैं कहूं कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक मैंने मान लिया, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों तरफ ये कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं भी कहते हैं इनको, और इनको कहते हैं, क्योंकि कक्षाएं जो वर्ड दिया था वो दिया था बोर ने, इनको हम ऊर्जा स्तर तथा कोश भी कहते हैं। तो इन कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे, किस इलेक्ट्रॉनों को कैसे प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से हम बांटेंगे इन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि मेरे पास मान लेते हैं सोडियम है, Na है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसको कैसे बांटते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना रहा हूं मैं, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ का ये पहला गोला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 यहां बना दिया, 1 यहां बना दिया। फिर दूसरा, ये हमारी क्या है, कोश है, जिसका n का मान कितना है, 1। फिर थोड़ा इसके थोड़ा बड़ा, यानी कि n बराबर 2, तो ये n बराबर ये 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। तो ये n का मान कितना है, यहां ये वाला हमारा n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 आएगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहले हमने बना दिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरी कक्षा में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 के लिए क्या बना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और उस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि सर ये आपने लाल से क्यों बनाए हैं, तो केवल आपको बताने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 2 और ये जो 3 है, ये किसके मान है, ये 1 2 3, ये n के मान है, जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, ये इसको प्रदर्शित कर रहा है। ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, पहली बात। अब एक तो ये तरीका है, बांटते तो ऐसे हैं,
पर प्रदर्शित कैसे करें? हर बार तो इतने गोले बना करके नहीं दिखा सकते ना। तो इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से जब व्यवस्थित किया जाता है तो इसका एक अलग तरीके हैं, दो तरीके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने के लिए। एक है उपकक्षकों के संकेतों के रूप में। तो पहला तरीका क्या है? उपकक्षकों के या उपकोषों बोलेंगे, बल्कि उपकोषों के संकेत में। उपकोषों के संकेत, उपकोष कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताए थे। ये उपकोष है हमारे, ये एस, ये पी, ये डी, ये एफ, ये 4 उपकोष हैं। इनके रूप में देना है। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लेते हैं मुझे सोडियम का ही दिखाना है, Na, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 11, इसको दिखाना है। तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर कौन सा आएगा? 1s आएगा। 1s का मतलब n, मतलब ये आगे का जो 1 है ये प्रदर्शित करता है n को, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को, जो हमने यहां पर दिखाई है। तो सबसे पहले आएगा 1 और फिर क्या आएगा s, 1s। अब s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो क्या लिख लेंगे? इसके ऊपर लिख लेंगे 1s2। फिर दूसरे में चलिए, दूसरे में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से घट गए। अब अगला कौन सा है? 2s। जो अगला ऊर्जा स्तर है वो क्या है? 2s का है। तो क्या लिखेंगे? 2s। यहां ध्यान रखना है आपने, ये क्या है? 2s। अब s में फिर से मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2। तो क्या लिखेंगे? 2s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से 4 चले गए, कितने बच गए? 7 बच गए होंगे। अब अगला स्तर देखिए, ये क्या है? 2p। तो क्या लिख लेंगे आगे? 2p। अब p में देखिए कितने होते हैं? p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो हमारे पास 7 हमें भरने हैं, तो हम 6 भरने, सीधे 6 इसमें भर देते हैं। ये क्या हो गया? 2p। इसी प्रकार अगला देखें तो अगला ऊर्जा स्तर है 2p के बाद 3s। तो लिखेंगे 3s। अब s में कितने भरेंगे? पहले देखिए टोटल कितने होंगे? 2 और 2 4 और 6 10। हमें कितने भरने थे? 11, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस 3s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, अब केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 लिख देंगे। तो ये जो संकेत का तरीका है इसे ही हम क्या कहते हैं? उपकोषों के संकेत के रूप में। और अधिकतम स्थानों पर आपको यही तरीका प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह कम जगह पर, कम स्थान पर ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है ऊर्जा स्तरों के रूप में, कक्षकों के रूप में। किसके रूप में? कक्षकों के संकेत में। यदि कक्षकों का संकेत बनाया जाए तो फिर से सोडियम का ले लिया मैंने, Na के क्या है? 11। अब पहला है क्रम यही आएगा 1s। अब एक s में केवल एक कक्षक होता है, तो क्या लिखेंगे? ये हमारा 1s का कक्षक हो गया, 1s। अब 1s के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यही वाली चीज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का निशान ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन का निशान नीचे। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, फिर क्या आ जाएगा? 2s। तो ये आ गया 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, तो 1 ऊपर 1 नीचे। फिर क्या गया? 2p6, यानी कि p बनाना है हमने। तो p में कितने कक्षक होते हैं? 3। ये क्या गया? 2p। तो कितने कक्षक? 3। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 का निशान ऊपर, 1 का निशान नीचे, 1 का ऊपर निशान, 1 का नीचे, 1 का ऊपर, 1 का नीचे। और फिर अगला क्या होता है? 3s। तो क्या लिख लेंगे यहां पर? एक कक्षक बनेगा, क्योंकि s में एक कक्षक होता है। तो क्या हो गया? 3s। तो क्या आ जाएगा? ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, दूसरा स्थान खाली रहेगा। तो इसमें देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने का यह भी क्या है? एक तरीका है। अब आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पूरे बॉक्स बना करके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है। हालांकि ये मेथड हम कहते हैं कि यदि इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहा जाए, सूचनाओं के हिसाब से कहा जाए, तो यह मेथड सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें चारों क्वांटम संख्याओं का पता चलता है। पहला 1 यानी कि n को बता रहा है, s यानी कि यह हमारे को किसको बता रहा है? यह बता रहा है l को, यानी कि l का मान क्या? पहली क्वांटम संख्या होती है n, दूसरी होती है l, तीसरी होती है ml, चौथी होती है ms। तो n को क्या बताया? आगे 1 है। l को क्या बताया? यानी कि s है। फिर उसके बाद हमारे को क्या बताया? ml यानी कि पहले कक्षक में कितने कक्षकों की संख्या कितनी है? इसमें 1, ये ml को बताता है।
और चौथा क्या है, ms यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, ऐसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर 2p और ये बॉक्स है, तो 2 किसको बता रहा है, n को, मुख्य क्वांटम संख्या को। p बता रहा है l का मान, यानी कि l का मान यहां पर क्या है, 1 है। तीसरा हमारा ये 3 कक्षक है, 1 2 3, यानी कि ml का मान कितना हो गया, 3। और ms बता रहा है यहां पर कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत होगी। तो ये चारों क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करता है ये वाला तरीका। लेकिन क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसकी अपेक्षा हम प्रेफर करते हैं इस वाले को बनाने के लिए। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताने का, प्रदर्शित करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे परमाणु क्रमांक 1 से। तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। परमाणु क्रमांक सबसे पहले एक आप जानते हैं किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, तो इसे कहते हैं 1H। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर किसका, S का, तो क्या लिखेंगे इसके आगे 1S, और केवल क्या आ जाएगा 1S1, यानी कि 1S वाला पूरा नहीं भरा हुआ, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा देखें कि दूसरा वाला क्या होगा। दूसरा हम जानते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है, हीलियम होता है। तो क्या करेंगे, दूसरे के लिए हमने लिखा हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो क्या आ जाएगा, इसके लिए सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका है, S का, तो लिखेंगे 1S, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिया। तीसरा क्या आ गया, लिथियम, तो तीसरे में हम क्या करते हैं, लिथियम देखते हैं Li, ये 3 परमाणु क्रमांक 3 है, तो क्या आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1S, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले S में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो क्या आ गया 1S2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तो वो अगले ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो 1S वाला सबसे कम ऊर्जा स्तर भर गया। अगला ऊर्जा स्तर कौन सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, 2S वाला, तो क्या लिख लेंगे इसके आगे 2S, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहां पर क्या आ गया 1, तो यहां हमारा क्या हो गया, लिथियम का हो गया। चौथा बेरिलियम का, इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ऊर्जा स्तर में जाएंगे, यानी कि लिखेंगे 1S2, और फिर 2 बच गए तो अगले ऊर्जा स्तर में जो 2S है, तो क्या लिखेंगे 2S2, ये बेरिलियम का हो गया। अगला देखें, तो अगला हम लिखते हैं बोरोन का, और बोरोन आप जानते हैं बोरोन का क्या होता है 5, तो B का क्या होता है 5, क्या लिखेंगे 1S2, फिर 2S2, और अब तीसरा वाला कौन सा है, 2S के बाद अगला क्या है 2P, तो 2P, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और 2 4 तो पूरे हो गए, 5 में से 4 गया 1, तो यहां पे लिख दिया 1। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे का करें, तो 5 का हो गया। अब छठवां नंबर देखें किसका आया, छठवां आप जानते हैं कार्बन होता है, तो कार्बन का क्या लिखेंगे C6, तो C6 का क्या आ जाएगा, पहला 1S2, दूसरा 2S2, और 2S2 के बाद ये लिख रहे हैं यहां से 1S 2S 2P, तो क्या लिख लेंगे 2P। अब कितने यहां पर 6 हैं, तो 2 और 2 तो 4 तो हो गए, यहां पर कितने बच गए, 2 बच गए, तो यहां पर हमने 2 लिख लिए। अब अगला कौन सा आ जाएगा, परमाणु क्रमांक 7, नाइट्रोजन का 7, तो फिर से सबसे कम ऊर्जा स्तर कौन सा, 1S का, उसके बाद 2S का, उसके बाद 2P का, इसी में भरेंगे। पहले में आगे 1S2, फिर 2S2, फिर क्या लिख लेंगे 2P, 2 और 2 4 हो गए, कितने बच गए 3, तो यहां पे लिख लेंगे 3। देखिए जब तक P के पूरे नहीं हो जाएंगे 6, तब तक हम अगले D में नहीं जाने वाले, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगला हमारा क्या आ गया, अगले या 3S में नहीं जाएंगे। अगला आ गया हमारा ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो क्या लिखेंगे 1S2 2S2, कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2P4, ये हो गया हमारा। अगला देखें फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है सूत्र F, ये क्या हो गया 9 परमाणु क्रमांक, तो क्या आ जाएगा 1S2 2S2, और साथ में क्या गया 2P। अब यहां पर 4 थे, तो 2 और 2 4, 9 में से 4 गया, बच गए 5, तो क्या गया 5। अब अगला देखें जो हमारा होता है नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, तो क्या आ जाएगा 1S2 2S2, और क्या हो गया 2P6। तो 1 से लेकर 10 तक के परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपके सामने बता चुका हूं।
काफी आसान है। यदि ये चीज आपको पता है, यदि ये चीज पता है कि S में 2 ही भरेंगे ज्यादा से ज्यादा, P में 6 भरेंगे, D में 10, F में 14, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वही क्रम ध्यान रखना है। अब हम अगला बनाते हैं। अगला हमारा आता है सोडियम का। तो सोडियम का बनाएं यहां पर, तो क्या आ जाएगा Na के कितने होते हैं आप जानते हैं, Na के होते हैं 11 परमाणु क्रमांक। अब हम इन सब को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये ऐसे ही आएगा 1s2 2s2 2p6। यहां पर ये P पूरा फिल हो गया क्योंकि P में अधिकतम 6 ही आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सेट है, इस सेट को हम नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान करके चल रहे हैं। तो क्या लिख दिया मैंने Na का बनाते समय, मैंने यहां लिख लिया Ne का क्या है 11, सॉरी Ne 10, क्योंकि 10 तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो Ne का इसका अर्थ है कि Ne को पूरा लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब देखिए 2p लास्ट में क्या था 2p, यानी कि आप कह सकते हो कि Na के आगे हम चाहें तो ऐसा पूरा लिख सकते हैं। और 2p के बाद कौन सा आता है, p यदि पूरा बच जाए 3s, तो इसके आगे क्या लिखेंगे 3s, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है 3s1। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखें अगला, सोडियम के बाद मैग्नीशियम का 12, तो क्या गया 12, क्या गया Mg। तो Mg का फिर से 10 तक तो ये हो गए नियोन के, और इसमें क्या आ जाएंगे 3s, 11 तो ये हो गए थे, s में 2 भर सकते हैं 3s2, तो क्या हो गए 12। अगला देखें एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का आप जानते हैं कितना होता है 13 होता है। तो अब एल्यूमिनियम का हम करते हैं 13 Al, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये फिर से हम भर देंगे नियोन के 10 तो ये हो गए, कितने बच गए 3 में से 2 तो ये हो गए 3s2। अब अगला क्या आ गया 3s के बाद अगला कौन सा आता है 3p, तो क्या लिखेंगे 3p। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 10 तो ये हो गए, 13 में से 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10 और 2 12, कितने इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो 3p1। तो मुझे लगता है ये बात इतनी समझ में आपको आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं है। बड़े सीक्वेंस में, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से कर रहे हैं। ऊर्जा स्तर आपको क्रम से पता होने चाहिए। तो आप 13 तक ये नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने 1 से लेकर 13 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर एल्यूमिनियम तक के जो हमारे तत्व थे, संकेतांक जो होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आपके सामने रखा। अब हम 13 से आगे जो हमारा 14 है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल वही क्रम यूज करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा, अगला हमारा आता है सिलिकॉन Si, परमाणु क्रमांक 14। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम जानते हैं नियोन के हम 1 से लेके 10 तक बना चुके हैं, उसको ऐसे लिख रहे हैं, जो 1s2 2s2 2p6 यहां तक पूरा था। अब अगला क्या आ जाएगा 3s2, तो 3s। अब ये 10 है या 14 है, तो ये पूरा भर जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, तो ये हो गया 3s2। फिर आ जाएगा 3p। अब 10 और 2 12 तो हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, वो कहां चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया सिलिकॉन का। अगला आता हमारा फास्फोरस का p, ये हमारा क्या हो जाएगा 15, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही नियोन की तरह 10 तो ये आ गया, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा 3s2 और 3p। अब कितने हो गए यहां पर, देखिए 10 और 2 12 तो हो गए, 3 बच गए, 3 यहां चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं P पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो जब तक P पूरा नहीं भरेगा तब तक अगला वाला ऊर्जा स्तर नहीं आने वाला। तो इतना हमने कर लिया। अब आगे का देखें, अगला हमारा आता है सल्फर, जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो S का हमारा क्या होता है 16, इसको नियोन के 10 तो ऐसे ही ले लिए हमने, साथ में क्या हो गया 3s2 और 3p। 15 तक यहां पर 3 थे, 16 में एक और आ जाएगा, यानी कि 3p4। ऐसे सल्फर के बाद 16, फिर क्लोरीन होता है हमारा 17, तो 17 में हमारा क्या गया क्लोरीन Cl। तो फिर से नियोन के कितने हो गए 10 तो ये हो गए, बाकी से भरेंगे 3s2 3p। अब की बार हो जाएगा 5, 10 और 5 10 और 7 17, 10 और 2 12 और 5 17, पूरे 17 हो गए क्लोरीन के। अगला हमारा तो होता है जो कि होता है आर्गन। तो आर्गन का भरें तो क्या आ जाएगा, आर्गन का होता है 18, ये हो गया 18। तो 18 में क्या आ जाएगा, ये फिर से नियोन के ले लेंगे, नियोन के 10, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा 3s2 और 3p6। तो यदि इसको पूरे क्रम में लिखा जाए तो क्या लिख सकता था मैं इसी को, आर्गन को, इसको लिख सकता तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से यहां तक को हमने किससे प्रदर्शित किया था, नियॉन से, और ये 3s2 और 3p6 जुड़ करके ये पूरा बन गया आर्गन का। अब जब हम 19 से शुरू करेंगे तो हम बार बार आर्गन तक के इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहां पर कंप्लीट हो गया 3p6। तो हम इस पूरे की जगह 18 की जगह केवल आर्गन लिख लेंगे ऐसी बॉक्स में, जैसे हमने नियॉन को प्रदर्शित किया था, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो करते हैं अगला। आर्गन का 18 हो गया, पोटेशियम का हो गया 19, यानी कि के का क्या लिखेंगे 19। तो 19 का संकेतांक कैसे लिखेंगे, मैंने कहा आप आर्गन का लिख लीजिए। ये हमारा हो गया AR, आर्गन का क्या हो गया 18, और कहां तक भर गया, ये 3p पूरा भर गया। कहां है 3p, ये पूरा भर गया। अब अगला चलेंगे तो देखिए, अब 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद 4s आएगा। तो क्या लिखेंगे आप, ऑर्गन के बाद एक और लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये हमारा अगला है 4s, तो लिखेंगे 4s1 इस प्रकार से। फिर अगला आ गया पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, तो क्या आ गया, आर्गन के तो 18 यहां लिख लिया हमने, और साथ में क्या लिख लेंगे अगला 4s2, तो 18 और 2 20, कैल्शियम के पूरे हो गए। देखिए अब कैल्शियम के बाद अब हमारी सीरीज चलती है 21 से लेकर के 30 के बीच की। तो जो हमारा 21 होता है स्कैंडियम होता है, तो क्या लिखेंगे 21sc स्कैंडियम। इसको क्या लिखेंगे, यही आएगा आर्गन का 18, और आर्गन के 18 के बाद क्या आ गया 4s2, तो आएगा ही। तो 4s2 तो पूरा हो गया। अब 4s के बाद क्या आता है 3d, देखिए तो अब क्या आ जाएगा 3d1, तो 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन, और एक ही हो गया, कितने हो गए 21 इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम पूरा हो गया। अगला आता है टाइटेनियम, यानी कि जो हमारा होता है 22 Ti। तो इसमें भी क्या लिख लेंगे, आर्गन के 18 और साथ में क्या आ जाएगा 4s2 और साथ में आ जाएगा 3d2। तो 18 और 2 20 और 2 22 पूरा हो गया। इसके बाद जो हमारा 23वां होता है तो वो होता है वेनेडियम। तो 23 हमारा हो गया वेनेडियम। इसको दूसरे इंक पेन से लिखेंगे तो थोड़ा आपको भी देखने में आसानी होगी। ये हमारा होता है V23 और इसको फिर से आर्गन के कितने हो गए 18 और साथ में क्या आ गया 4s2 और 3d। जब 2 करते थे तो कितने तक था 22 तक, तो 3d 3 कर दे तो कितने हो गए 23, 18 और 2 20 और 3 23 इलेक्ट्रॉन। तो वेनेडियम हो गया। वेनेडियम के बाद अब हमारा एक इंपॉर्टेंट आ रहा है जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक होता है 24 और वह हमारा होता है क्रोमियम। इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। ये मैंने कहा 24 किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम का जब बनाएंगे तो फिर ऑर्गन के तो ऐसे ही लिख लेंगे, ऑर्गन के 18 मैंने कहा। अब इस क्रम के अनुसार क्या होना चाहिए था, इस क्रम के अनुसार होना चाहिए था, मैं इसको लिखता 4s2 3d4। क्या लिखता 4s2 3d4, तो कितने हो गए 18 और 2 20 और 4 24 ऐसे लिखता। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर यह जो हमारा विन्यास है ये वाला, ये विन्यास गलत है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, केवल ये 4s के बाद हमने 3d लगाया था वही तो भर रहे थे, तो इसमें गलत कहां से हो गया। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान हो, मैंने अभी आपको बताया था अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोषों के बारे में। हमने कहा था अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। तो उस नियम को यदि लागू करें तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आप समझ रहे होंगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये जो 3d4 है ये आधा भी भरा हुआ नहीं है और पूरा भी भरा हुआ नहीं है, तो ये क्या होगा, कम स्थायी होगा। ये अपने आप को अधिक स्थायी बनाने के लिए क्या करता है, ये 4s2 में से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर देता है। तो क्या बनाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नीचे लिख लेते हैं। इसका बनेगा ये तो ऐसे ही आएगा, आर्गन का 18, ये हो जाएगा 4s1 और यहां हो जाएगा 3d5, ये सही होगा।
देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन घुस निकल के कहां चले गया, 4 में जुड़ गया। तो अब क्या इसमें वो नियम लागू होता है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो उपकोष होते हैं या कक्षक होते हैं वह क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। बिल्कुल लागू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4s को पूरा भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो आधा भरा हुआ है। तो आधा भरा हो या पूरा भरा हो उसमें स्थायित्व तो ज्यादा होगा। तो s में पहले भी स्थायित्व ज्यादा था और बाद में भी स्थायित्व ज्यादा ही है, तो s में तो कोई समस्या नहीं है। d में देखिए क्या अंतर पड़ा, d में जब 4 था तो ये न तो आधा भरा हुआ था न ये पूरा भरा हुआ था, तो इसमें स्थायित्व की क्या थी, कमी थी। तो जब s में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर चले गया तो d में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनके सभी कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 कक्षक होते हैं डी में, सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये अर्धपूरित हो गया। अर्धपूरित हो गया तो इसका मतलब हो गया इसमें स्थायित्व तो पहले की अपेक्षा ज्यादा आ गया। तो अब S भी आधा भरा हुआ है, D भी आधा भरा हुआ है, तो ये इसकी तुलना में ये क्या है, अधिक स्थायी है। तो क्या लिख लेंगे, ये जो हमारा है ये है अधिक स्थायी। ये नियम यहां पर क्या होता है, लागू होता है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ जगहों पर ऐसे एक्सेप्शनल केस आएंगे, आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्रोमियम का आपको समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो एक्सेप्शनल वाले हैं इनको जरूर पूछते हैं। यहां क्रोमियम आया, अभी कॉपर भी आएगा बच्चों। तो 24 हो गया। अब 25वें का देखें तो हमारा 25 जो होता है वो होता है हमारा मैग्नीज, Mn। तो Mn का क्या आ जाएगा, ऑर्गन के तो यही आ गया 18, और साथ में इसके क्या आ जाएगा। अब देखिए फिर पहले वाला क्रम, इसी वाले को आगे लेके चलिए, 4s2 3d5। तो देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि ये 4s1 ही रहेगा, ये 3d6 होगा। अब पहले यही वाला नियम लागू होगा, 4s2 यहां आ गया, ये 3d4 था, 3d5 हो गया। इस तरीके से इसको भरेंगे। अब अगला देखें, अगला हमारा होता है आयरन। तो आयरन का होता है 26 परमाणु क्रमांक, Fe इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन के 18 तक सेम, और साथ में क्या गया 4s2, और अगला हमारा क्या हो गया 3d6। ये हमारा आ गया अगला। तो ये 26वां हो गया। 27वां कोबाल्ट का CO, कोबाल्ट के 27 में हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्गन के 18 तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, साथ में क्या आ जाएगा 4s2 और 3d7। तो कोबाल्ट के भी आपको समझ में आ गया होगा। कोबाल्ट के बाद हमारा आता है अगला 28वां नंबर, जो कि होता है निकिल का Ni। तो Ni के हमारा क्या आ जाएगा, ये तो ऑर्गन के 18 तो ऐसे के ऐसे लिखेंगे, साथ में क्या गया 4s2 3d8, ये आ गया। अब हम फिर से एक इंपॉर्टेंट उसमें चल रहे हैं, जो कि हमारा होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर, और कॉपर का हमारा होता है परमाणु क्रमांक 29। तो 29 का कैसे बनाएंगे, ऑर्गन के तो 18 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, साथ में आ जाएगा 4s2, और क्या होता था 3d9 होता है यहां पर, यही होता। लेकिन फिर से यहां पर ये नियम हमारा गलत हो जाएगा। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ है, ये न तो आधा भरा हुआ है न ये पूरा भरा हुआ है। यदि इसको कहीं से एक मिल जाए तो ये पूरा भर जाता। तो फिर से वही प्रक्रिया है कि 4s2 का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा लेगा किस पे, D पे, तो D के 10 पूरे हो जाएंगे, और 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये आधा भरा हुआ रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, तो ये ज्यादा स्थायी होगा, जैसे हमने यहां पर देखा था। तो बिल्कुल वही करना है, यहां से मिटा देना है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन 1 कर देना है, और यहां पर क्या कर देना है, या तो इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए, हमने कह दिया 2, और यहां पर क्या है 9। हमने कहा यह जो हमारा परमाणु क्रमांक है, यह जो है ये क्या है, गलत। तो सही क्या होगा, हमने कहा ये होगा AR18, ऑर्गन के 18, 4s2, और 4s2 की जगह क्या आ जाएगा 4s1, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गया, 3d10। ये सही होगा। क्यों सही होगा समझ लीजिए, क्योंकि इस स्थिति में क्या था, 4s2 तो पूरा भरा हुआ था, 3d9 न तो आधा भरा हुआ है न पूरा भरा हुआ है, तो ये कम स्थायी होगा। इस स्थिति में 4s1 आधा भरा हुआ है और 3d10 पूरा भरा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित की कंडीशंस को ये वाला जो संभावना है ये अधिक व्यक्त करती है, इसलिए इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, न कि ये वाला। तो ये कॉपर भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 बताए, एक मैंने क्रोमियम बताया, एक आपको कॉपर बताया। और लास्ट हमारा जो 30वें नंबर का है वो हमारा होता है जिंक।
तो लिखते हैं जिंक का। 30वें नंबर का है जिंक। तो जिंक का परमाणु क्रमांक फिर से ऑर्गन के 1 से 18 तक तो ऐसे ही भरे जाएंगे। साथ में क्या आ जाएगा 4s, यहीं से चलेंगे 4s2 और 3d10, इस प्रकार से होगा। तो प्यारे बच्चों यहां हमने परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के सभी का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने रखा। यदि आपने 1 से 30 तक कंप्लीट कर लिए तो आप समझ लीजिए आपका 90% काम तो हो गया। बाकी जो 10% कुछ की आवश्यकता पड़ेगी वो आगे आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वहां हम देखते जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है क्रोमियम का और कॉपर का, क्योंकि इसमें एक अलग नियम लागू होता है जिसे हम कहते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं वह अधिक स्थायी होते हैं अन्य संभावनाओं की तुलना में। तो ये ध्यान रहेगा तो आसानी से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आज आपने आज की क्लास और पिछली क्लास को ढंग से देखा है तो समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा के लिए अच्छे से तैयार हो गया। अब केवल एक चीज की आवश्यकता है और वह आवश्यकता है आपकी प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आज समझ लिया तो जिंदगी भर समझ में आ गया, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यह भी भूल जाओगे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में अधिकतम हम कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यह भी भूल जाएंगे। तो अभ्यास करते रहिए, फिर देखिए आप में कितना अच्छा सुधार आ रहा है। लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली रेगुलरिटी से क्लास अटेंड कीजिए। और प्यारे बच्चों, एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि आप कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आप बड़ी कंजूसी कर देते हैं भाई लाइक करने में। आराम से पूरा वीडियो देखते हैं, समझते हैं, कमेंट भी लिखते हैं सर अच्छा लगा, लेकिन लाइक करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हैं। अब मेरे को ऐसा भी नहीं लगता आपकी पॉकेट से कुछ जा रहा हो। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं आ रहा है तो तब मत कीजिए। लेकिन ऐसा ना हो आपको पसंद भी आ रहा है और आप लाइक भी नहीं कीजिए, तो लाइक जरूर कीजिए, हमें अच्छा लगता है। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वास्तव में बहुत अधिक आप लोगों के लिए लाभदायक है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए। जब आप शेयर करते हैं तो जो भी नीडी लोग हैं, जो भी ये समझते हैं कि हाँ हमें केमिस्ट्री हिंदी में अच्छे से समझनी है, मेनली यदि आप एनसीईआरटी चाह रहे हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि जैसे आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे आपकी हेल्प हो रही है, यदि औरों की भी हेल्प हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। और कमेंट में अपनी समस्या को जरूर रखिए। यदि आपको कहीं पर डाउट लगता है तो लिखिए, और आपको पसंद आ रहा है तो भी लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।